नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूम। दोस्तों, इंटरनेशनल सर्किट में पिछले कुछ दिनों से बहुत हलचल चल रही है और वो हलचल ये है कि ईरान और इसराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट अब इस स्टेज पे पहुंच गया है कि ईरान के अटैक करने के बाद में इसराइल ने भी ईरान को रिटेलिएट किया। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या इसमें भारत का कोई इम्पैक्ट हो सकता है, भारत को इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर ये चीज़ें यहीं पर डाइल्यूट होते हुए दिखती है या फिर कहीं आगे एस्केलेट होते हुए नहीं दिखती। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, आपने आपकी बिजी शेड्यूल में से आज हमारे चैनल और व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर जी। मैंने सोचा सोलो से अच्छा कि किसी मित्र के साथ किया जाए, तो आपने हम लोग इसको साथ में कर रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी देखिए, ये मैं चूंकि व्यस्त था तो न्यूज़ तो बहुत नहीं देखा, लेकिन मैंने जो न्यूज़ तक मेरी एक्सेस हो सकी उसके आधार पे जो मेरा पहले का भी असेसमेंट यही था कि ये किसी तरीके के एक स्नोबॉल्ड सिचुएशन नहीं होगी कि चीजें बढ़ती जाएं, क्योंकि ईरान वांट्स टू प्ले इट डाउन और ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ईरान जो भी बदला लेना चाहता है या जो भी रेट्रीब्यूशन या रिटॉर्शन कह लीजिए करना चाहता है, वो थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, हिजबुल्लाह, हमास, इसके थ्रू करना चाहता है। बट ईरान एट नो कॉस्ट इज रेडी टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन का मतलब होगा कि फिर और फोर्सेस भी इन्वॉल्व होंगी। और जहां तक रही कि बात ईरान के साथ इस्लामिक फोर्सेस आने का, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया और कई सो कॉल्ड अरबिक सुन्नी देशों ने तो ईरान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन्स अटैक किए गए थे, उन्होंने क्लेम किया कि हमने भी उसको मार के गिरा दिया। तो फिर ये है कि अब ईरान के पास ऑप्शन क्या बचेगा? आई मीन, क्या वो इजराइल से जाके सर टकरा लेंगे और उसके बाद अपनी बर्बादी कर लेंगे? अगर सिर्फ इजराइल टू इजराइल का मैटर रहता, इजराइल टू ईरान का मैटर रहता, तो भी शायद एक बार सोचा जा सकता था कि ईरान ऐसा करेगा। मगर जब सारी वेस्टर्न पावर खड़ी हो गई हैं कि नहीं, हम तो इजराइल के साथ हैं, तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन है? कोई है ही नहीं उनके साथ। अगर वो इसको एस्केलेट करना भी चाहें तो कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये वॉर मुश्किल से 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ईरान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी उनके यहाँ पे जो सैंक्शन से इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत बुरी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई है, और एक और वॉर को वो अपने ऊपर ला करके और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने देश का तबाह कर लें, उसके लिए तो वो इकोनॉमी जो है वो रिग्रेशन में चली जाएगी। दे कांट अफोर्ड इट। नीदर द इक्वेशन, जिसे कह लीजिए जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन, उनके फेवर में नहीं है। द ओनली कंट्री विच कैन परहैप्स थिंक ऑफ कमिंग टुगेदर विद ईरान इज पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड। बट वो करेंगे क्या? वो शिया मुल्क है, वो सुन्नी मुल्क है, वो भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान, वो दोनों ही आपस में लड़ रहे थे कुछ दिनों पहले। हाँ, जैसे अदल पे जब अटैक हुआ था, बिल्कुल सही कह रहा। तो पॉइंट ये सो कॉल्ड एक उसमें जो न्यूक्लियर एसेट तो खाली है और खाली पाकिस्तान के पास है, वो क्यों चुप बैठे हैं? इससे तो तीन मिथ बस्ट हो गए। एक तो ये ओआईसी का मिथ बस्ट हो गया कि जैसे नेटो है कि किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक जो है वो माना जाएगा, नेटो मिल के अटैक करेगी। ठीक, अच्छा, मजे की बात है कि नेटो में टर्की भी है। बड़े मजे की बात यह है। तो यानी कि अगर मान लीजिए इजराइल के ऊपर, इजराइल ईरान पे अटैक करता है, ईरान जो है उसके अटैक में इजराइल के साथ साथ अमेरिका के ऊपर भी अटैक कर दे। अमेरिका के ऊपर अटैक करने का ये मतलब नहीं है कि अमेरिका की टेरिटरी में जाके अटैक कर दे। वो अमेरिकन जो काउंसुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, और दूसरे जो उनके वो हैं, क्या नाम है, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, शिप्स हैं, मैरीटाइम शिप्स हैं, तो उस पे कहीं अटैक करें तो इट विल बी कंसिडर्ड एज attack on America, and if it is an attack on America, it can very well be construed as attack on NATO. तो NATO के वो कंट्रीज जो कि ईरान पे अटैक करना चाहते हैं, उनको एक लीगल वो मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा। They will have a legal justification कि भाई now you have attacked a NATO country and we are duty bound. जर्मनी ऑलरेडी एकदम लाइक जिसे कह लीजिए पिलर, इट हैज स्टूड बाय विद इजराइल, ठीक है ना?
तो क्या ऑप्शन है गीगर भभकी देने के अलावा ईरान के पास? क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। कौन खड़ा हो रहा है ईरान के साथ? कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इजराइल के साथ कौन खड़ा है? अगर ये हमास का अटैक नहीं हुआ होता 7 अक्टूबर वाला, तो परहैप्स ईरान वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट सिचुएशन। बट चूंकि हमास का इतना बड़ा अटैक हुआ, 1-1.5 हजार इजरायली और जूस को मार दिए, तो और उसके बाद से जिस तरीके का पोलराइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड ने देखा है, जो प्रो पैलेस्टीनियन जो वो निकाले गए हैं, क्या नाम है, प्रोसेशंस और डिमॉन्स्ट्रेशंस यूरोप में और अमेरिका में, सोसाइटी एकदम पोलराइज हो गई है। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में वो बिशप के ऊपर जाकर के एक मुसलमान बच्चे ने उसको चाकू से हमला करने की कोशिश की। वो तो भला हो किस्मत का कि वो चाकू उसका खुला नहीं। अगर वो चाकू खुल जाता तो बिशप की आंख वाँख तो चली जाती है। द चाइल्ड वाज जस्ट 16 इयर्स ऑफ एज। 16 साल का बच्चा था, अल्लाहू अकबर चलाते हुए वो घुस गया वो। तो ये सिचुएशन अगर अभी हो जाती है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अंडर डेमोक्रेसी, वो प्रेशर में आ जाएंगी कि आपको ईरान को सबक सिखाना होगा, अदरवाइज मोरल टूट जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज के, जो ये प्रो इजराइल, प्रो जूस या प्रो क्रिश्चियन या जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन को मानने वाले जो लोग हैं। तो ईरान के पास कोई ऑप्शन है नहीं एक्सेप्ट टू प्ले इट डाउन कि कुछ हुआ ही नहीं। आप रॉयटर्स जाके पढ़िए, रॉयटर्स में लिख रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपने कैमरामैन भी भेज दिए। देखिए यहाँ तो एकदम सेम व्हाट हैपेंड इन बालाकोट, व्हाट पाकिस्तान डिड इन बालाकोट, सेम थिंग दे आर डूइंग इन यहाँ पे, सेम थिंग वो भेज रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो आकर के एक पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहे थे, जी आपने ये बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन का उल्लंघन कर दिया, 3-4 रेयर स्पीसीज के पेड़ उखाड़ दिए। तो पेड़ उखाड़ दिए। और मुझे वो रिपोर्ट अभी भी याद है जिसमें हामिद मीर जो है, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो उस तरफ गए थे और उन्हें एक कौवा मिला था और उन्होंने कहा था कि देखिए ये कौवा भारत ने अपनी मिसाइल से मार दिया। वो ठीक है, 1971 का वॉर भी कभी नहीं हुआ था, पाकिस्तान कभी टूटा भी नहीं था सब। अभी मैं कुछ दिन पहले शकील सर है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे लिए तो गुरु समान है। तो शकील सर के चैनल पे मैं बैठा था, उनके साथ एक बड़े वृद्ध जेंटलमैन आए थे। वो कह रहे हैं टीटीपी इंडिया ने बनवाया है। अब ये हालत है। अब आप ये सोचिए, कह रहे टीडीपी इंडिया ने बनवाया तो अब पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअलिज्म का अब क्या कीजिएगा। और एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल आए थे, वो कह रहे थे कि मैंने सुना कि इंडिया में देखो एक शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रख दिया है, तो वो लोग ऐसे वो हो रहे हैं, वो हो गया। मैंने कहा भाई जरा उनसे पूछिए, अगर यही नाम उलट दिया जाए, अशोक और फातिमा रख दिया जाए, तो फिर कैसा लगेगा आपको? जरा फिर अपने वर्ल्ड में देखिए वो क्या होता है। तो इस टाइप के वो उनके स्कॉलर्स का भी स्टैंडर्ड ये हो गया, क्या कीजिएगा, दे आर नॉट थिंकिंग। देखिए पॉइंट ये है ना कि ये जो कन्वर्टेड सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है, उसको इस्लाम का या जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन का पता ही नहीं है, ठीक है ना, उसको कुछ पता नहीं। वो इस्लाम को एक स्टैंड अलोन रिलीजन समझता है। उसको ये नहीं पता है कि इस्लाम एक इनहेरिटर है जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन का। और मजे की बात है, जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन उनको मानता ही नहीं है। वो हमसे लड़े पड़े हो, जाके पहले जूडो क्रिश्चियन से लड़ो। वो बोलो कि भाई तुम क्यों नहीं इसको जूडो क्रिश्चियन और इस्लामो बोलते हो, जूडो क्रिश्चियन इस्लामिक ट्रेडिशन क्यों नहीं बोलते? उसको नहीं मानते वो जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अलावा किसी को। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ये तो हम बेवकूफ है कि हम सबको मानते हैं। हम जूस को मानते हैं, हम क्रिश्चियंस को मानते हैं और हम मुसलमानों को मानते हैं, और ये तीनों मिलकर हमको कहते तुम गलत हो। तीनों कहते तुम बुत परस्त हो। आप समझ रहे हैं? ये हमारी भलमनसाहत है। भाई एक हिंदू ही कह सकता है कि आई एम क्रिश्चियन एंड जूस एट द सेम टाइम, और मुसलमान ऑल्सो। ये हम आप कह देते भाई अल्लाह अकबर भी कहने में दिक्कत नहीं है, हालेलुया कहने में भी दिक्कत नहीं है, हमें ना तो मस्जिद जाने में दिक्कत है, ना तो मंदिर जाने में दिक्कत है, ना तो चर्च जाने में दिक्कत है, चर्च भी चाहे किसी तरीके का हो, और ना हमें सिनेगॉग जाने में दिक्कत है। हम तो हर जगह जाते हैं, जहां भी होगा प्रसाद लेके चले आएंगे, जय श्री राम करके खा लेंगे। तो पॉइंट ये कि हम सबको मान रहे हो, तुम हमें बता रहे हो हम गलत है। हिंदू नेशनलिज्म जो है वो तुम सिखा रहे हो दुनिया को। एनीवेज बॉटम लाइन ये है कि द सेम थिंग जो ईरान इज डूइंग, जो पाकिस्तान ने किया था, प्लेइंग इट डाउन। दे डोंट वांट टू एस्केलेट इट। इवन इफ दे वांट टू एस्केलेट इट, व्हाट ऑप्शन डू दे हैव? कोई ऑप्शन के पास, कोई ऑप्शन नहीं। सही बात है। ईरान के पास यही है कि एक अच्छा वो जिसे कह लीजिए फेस सेवर दे दे और दिखा दे कि आप भी देखिए 2-3 पेड़ गिर गए हैं, कुछ नहीं किया है, वो सब ड्रोन फेल हो गया। इसको ईरान मान ले, कोई दिक्कत, इजराइल मान ले, बस कोई दिक्कत बराबर। और मेरे ख्याल से ये चीज दोनों तरफ से एक सिंबॉलिक अटैक की तरह चीजें हुई हैं।
ये ईरान ने भी बहुत ज़्यादा डैमेज के इंटेंशन से इसराइल पे अटैक नहीं किया, और जो भी किया उसे इसराइल ने 98-99% ऑन एयर ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसराइल ने भी जो किया उसको एज गुड एज ईरान वैसे ही चीज़ जो भी आपने बताया पाकिस्तान की तरह उसे डिनायल मोड में है। तो और ईरान की ऐसी अभी कंडीशन भी नहीं है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कि वो इस चीज़ को एस्केलेट कर सके, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनके ऊपर सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें, अगर इनके ऊपर और सैंक्शंस लग जाते हैं तो फिर ये और गर्क में चले जाएंगे। नहीं है, सैंक्शन इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम, सैंक्शंस तो हो लगेगा ही। पॉइंट है कि ये जब वॉर करोगे, वॉर का एक्सपेंडिचर आएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, वो सब कहां से बनेगा, पैसे कहां से आएंगे, वो सब के लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर आप सैंक्शंस तो चलो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन उस आपको अपना जो कमा रहे उसमें पेट काट के आप काम चला लोगे। लेकिन जब आपका घर ही तोड़ दे, फिर तो घर बनवाने के लिए पैसा चाहिए, पेट भरने के लिए भी पैसा चाहिए, दो खर्चे कैसे आप वो अफोर्ड कर पाओगे। सो आई थिंक इट्स अ डबल वैमी, इट्स अ डबल एज सोर्ड फॉर ईरान। एनी पर्सन ऑफ अ सैनिटी वुड से कि वो उसको एस्केलेट नहीं कर सकते। ईरान जो भी जवाब देगा वो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह देगा, के थ्रू देगा, वो हिजबुल्ला, हमास और भी जो जैसे बद्र और ये कई तरीके के उन्होंने बना रखे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उसके थ्रू कुछ इधर उधर मार देंगे। बट दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू वेज अ फुल फ्लेजेड वॉर अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज वॉर अगेंस्ट इजराइल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मीन्स वॉर अगेंस्ट द वेस्ट। एकदम स्ट्रेट अवे, कोई उसमें लाग लपेट नहीं है। एंड ईरान इनसाइड बैक ऑफ देयर, कोई इसमें तो ठीक है। अब टू प्ले इट डाउन, और वो कर रहे हैं उसको, वो उसको दिखा रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो मजाक है ये वो, और क्या कर सकते हैं आप। आप न्यूज़पेपर को पढ़ लीजिए, आप चाहे रॉयटर्स का कहना है तेहरान प्लेस डाउन रिपोर्टेड इजरायली अटैक्स सिग्नल्स नो रिटेलिएशन। वर्किंग एंड अटैक, तो इजराइल के न्यूज पे कह रहे हैं कि तेहरान जो है वो उसका ये मानना है कि वो ठीक है ना। तो अगर वो कोई अटैक सरप्राइज करके करना चाहे वो भी मुश्किल है, क्योंकि अगर वो कोई सिविलियन जिसे कह लीजिए टारगेट पे अटैक करते हैं और उसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता है इजराइल को बहुत हेवी कॉस्ट होगा उसका फिर ईरान के लिए। ईरान हैज नो ऑप्शन, द ओनली ऑप्शन ईरान हैज इज परहैप्स the Islamic बिरादर मुल्क पाकिस्तान comes to its rescue, fires a nuclear weapon on Israel। यही मौका है पाकिस्तान के जियालों, ये मौका है, फायर करो इस्लामिक। कम से कम इसी बहाने पाकिस्तान की जो 250 ग्राम की मिसाइल जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो भी टेस्ट हो जाएंगे रियल वर्ल्ड। नहीं, वो तो टैक्टिकल है ना, चलिए वो नहीं मारे, वो टैक्टिकल मिसाइल है कि कोई अगर पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उस पर मारेंगे, ठीक है ना। हम कह रहे आप तो बैलिस्टिक मारो, आपका इतना तो है, ईरान तो बगल में, इजराइल तो बगल में, और आप बार बार कहते हो कि जी हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, और ये इस्लामिक गन है, इस्लामिक वेपन, एटम बॉम्ब है। भाई चलाओ भाई पाकिस्तान, टाइम हैज कम कि आप अपनी आर्मी का जो टेस्ट है वो ले। जी सही बात। अब आने वाले दिनों में एक चीज हो सकता है देखने को मिले कि इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो थोड़े और एग्रेसिव मोड में आगे बढ़े। नहीं, इसका ये भी होगा कि वो अग्रेसिव मोड, हमास के पास क्या ऑप्शन है, हमास इज नो मैच टू इजराइल। इजराइल तो इसलिए वो उनको जो मिलिट्री रूल है, मिलिट्री लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको कोलैटरल डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ सिविलियन कम से कम होना चाहिए। इजराइल एज अ टफ वॉर टू वेज, क्योंकि इसमें जो इनके लड़ाके होते हैं हमास के, कौन अलग है कौन सिविलियन है कौन कॉम्बिटेंट है, इसको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं। कोई वो उन्होंने कोई फटीक तो पहना नहीं है भाई, आर्मी फटीक है कि भाई इससे आइडेंटिफाई हो जाए ये हमास वाला है और ये नॉर्मल सिविलियन पैलेस्टीनियन है। तो ये जब नहीं है तो दे हैव अ टफ वॉर टू वेज। सो इट्स मोर लाइक अ ऑपरेशन, terrorist operation ki you have to smoke them out or you have to take them in through the target assassinations, और तो कोई ऑप्शन नहीं है।
तो हमास क्या कर सकता है? हमास को अटैक करने के लिए बम चाहिए, बारूद चाहिए, गोला चाहिए, बंदूक चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए और पैसा चाहिए। कौन देगा वो? कोई भी उनको यूरोप ये अरबिक मुल्क तो नहीं दे रहा है। नन ऑफ द अरबिक कंट्रीज आर रेडी टू पे टू हमास, बिकॉज कि जॉर्डन के साथ जो हो चुका है वो उसने हाथ जला चुके हैं, कोई भी नहीं दे रहा है। न तो पैलेस्टीनियंस के लिए कोई अपना घर, वो सारे इस्लामिक मुमा का जो ये चूरा है तो खत्म हो चुका ना। इजिप्ट भी दरवाजा नहीं खोल रहा, ना ही जॉर्डन अपना दरवाजा खोल रहा है कि रिफ्यूजी ले लें। यूरोप को तुम गालियां देते हो, यूरोप ने तो सीरियन के इतने ये रिफ्यूजी लिए हुए थे, रोहिंग्या के लिए दिल पसीजता है, ये पैलेस्टीनियंस के रिफ्यूजी क्यों नहीं ले रहे हैं बाकी लोग? तो बॉटम लाइन ये कि ये जो ओआईसी का चूरन था, 57 इस्लामिक मुल्क एक फोर्स है लाइक नेटो, सब खत्म, इट ऑल गॉट डिमोलिश्ड। इस वाले में कोई दम नहीं बचा है। तो द ओनली थिंग इज की ओनली नॉन सिक्योरिटी काउंसिल पावर आज की डेट में कोई है तो उसका नाम है भैया नेटो, जो मिलिट्री पावर रखता है। बाकी कोई भी नॉन सिक्योरिटी काउंसिल पावर ऐसी है नहीं जो नेटो का मुकाबला कर सके। थोड़ी बहुत क्वाड बनाने की संभावना हुई थी, इंडिया ने क्वाड का डीमिलिटराइजेशन पहले ही कह दिया था कि वी विल नॉट मिलिटराइज क्वाड, इट विल रिमेन एसेंशियली जियो स्ट्रेटेजिक ग्रुप टू डिस्कस द बेटरमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, बस। और इसका टारगेट चाइना भी नहीं है, इंडिया ने कह दिया था। तो एकदम क्लियर है इसमें, देयर इज नथिंग गोइंग टू, देयर इज नो ऑप्शन दैट ईरान हैज कि वो हमास को दें, हिजबुल्लाह को दें। घुस घुस के तो मार रहे हैं ईरान, कहां से आप दीजिएगा? सारे के सारे फाइनेंशियल और मिलिट्री वाले वो सब है, वो तब चोक किए जा रहे हैं। जो उनका बे ऑफ बेरूज या क्या कहते हैं वो सब है, वहां पर भी मिलिट्री जो चेक पॉइंट्स है बढ़ गए हैं। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको टाइटन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द हुटी रिबेल्स। तो फिर वो है कि कैसे कर लेगा? अगर ईरान मान लीजिए हमास के थ्रू एक्शन करवाना चाहता है, क्या ऑप्शन है? बम तो चाहिए, गोला तो चाहिए, बारूद तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, कहां से आएगा? बराबर, सही बात है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से किसी भी सिचुएशन में इस तरह की वॉर, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कम से कम हो तो वो बेहतर है, कम से कम उस कंट्री के लिए और उस पूरे रीजन के लिए। सो होपफुली जैसा अभी आपने कहा कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट होते हुए नहीं दिखती और ऐसा ही हो, और तो इससे पूरे रीजन की थोड़ी बेहतरी के लिए अच्छा हो। आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से समय दिया और इस टॉपिक के ऊपर बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्यूचर में आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वापस आपसे बात होगी, आपसे समय मांगेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद।